तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बैडमिंटन खेलते नजर आए। दरअसल यहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में नई सुविधाएं शुरू की गई। इन्हीं का उद्घाटन करने के लिए अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान खेल मंत्री बैडमिंटन कोर्ट पर उतरे और एक बच्ची के साथ बैडमिंटन खेलते नजर आए। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने ग्लव्स पहनकर वहां बॉक्सिंग पर भी हाथ आजमाए। सियाचिन डे पर देश के जाबाजों के लिए वहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीदों को सलाम किया गया। दरअसल 13 अप्रैल 1984 को सेना और वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। सियाचिन ग्लेशियर के मुश्किल हालात में ये ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जवानों ने इसे अपने अदम्य साहस से आसान बना दिया। इसलिए इसकी याद में सियाचिन डे मनाया जाता है। इस मौके पर वहां सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अलग अंदाज में दिखे। दरअसल वो हरिद्वार में एक शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे, जहां चल रहे गानों पर हरीश रावत भी बच्चों के साथ डांस करने लगे। ये शोभा यात्रा अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान निकाली गई। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक अनोखा जन्मदिन मनाया गया। दरअसल कुछ लोगों ने सड़क के गड्ढे नहीं भरने पर अलग तरीके से अपना विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर ही केक काटा, साथ ही ढोल नगाड़े भी बजाए। बताया गया कि ठाकुर विलेज के पास सिंधी एस्टेट के रास्ते पर गड्ढे पड़ गए हैं। 1 साल में स्थानीय लोग इसकी शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन सड़क पर गड्ढे भरने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, न ही मरम्मत का काम शुरू हुआ। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 1 साल पूरा होने पर ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली और गड्ढे भाई का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया, ताकि बीएमसी इसके लिए कुछ कदम उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में ट्रेन में सफर करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जयशंकर वहां के परिवहन मंत्री मातेउस मगाला के साथ ट्रेन की खिड़की के पास बैठे नजर आए। दोनों नेताओं ने इस ट्रेन में मापुटो इलाके से माचाया तक सफर किया। इस यात्रा की खासियत ये रही कि जयशंकर जिस ट्रेन में बैठे वो मेड इन इंडिया थी। इसे भारतीय कंपनी राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने तैयार किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक ऐसे स्कैम से जुड़ी है जिसके शिकार आए दिन लोग हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लोगों को घर बैठे मोटी कमाई का लालच दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा तिलिस्म बुना जाता है जिसमें फंसने वाला लुट जाता है। हमारी टीम ने ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए कई लोगों से मुलाकात की और स्कैम के तरीके को समझा। इसका लालच ऐसा है कि कोई भी इसके चक्कर में आ सकता है, लेकिन आप इस स्कैम के शिकार ना हो, इसलिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। देखा जाए तो ये ऑफर कमाल का है। न कहीं आना, न कहीं जाना, न कोई लागत, न कोई मेहनत, लेकिन घर बैठे लाखों की कमाई। हैरत की बात नहीं कि जब ऐसा ऑफर व्हाट्सएप पर मिलता है तो पढ़ने वाले की जैसे बाँछें खिल जाती हैं। अगर बंदा बेरोजगार है तो उसकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। वो फोन के जरिए घर बैठे पैसे कमाने के सफर पर निकल पड़ता है। उसे क्या पता कि वो एक ऐसे तिलिस्म में जा रहा है जहां पैसे कमाना तो दूर की बात है, उसकी अपनी कमाई भी हाथ से निकल जाएगी। यहां तक कि वो कर्जदार हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। देश के अनगिनत नौजवानों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा हैं, लेकिन फिर भी इस झांसे के शिकार हुए हैं। आपके साथ या आपके करीबी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए।
पहले आपको बताते हैं कि स्कैम की शुरुआत कैसे होती है। पहले किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज मिलता है कि घर बैठे पैसे कमाएं। 20 से 25 इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करने पर 5 से 10 हजार रुपए देने का ऑफर दिया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो लाइक और गूगल रिव्यू के भी पैसे देने का ऑफर दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इस काम के पैसे भी दिए जाते हैं और इस तरह का भरोसा जीता जाता है। यहाँ तक फर्जीवाड़े वाली कोई बात नजर नहीं आती, क्योंकि इंस्टा अकाउंट लाइक और फॉलो करने का काम सामान्य लगता है और हाथों हाथ पैसे मिल जाते हैं तो किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन इसके बाद फ्रॉड का दूसरा स्टेज शुरू होता है, जिसके तहत लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है और पहले से ज्यादा पैसे कमाने का ऑफर दिया जाता है। इसके लिए कुछ टास्क दिए जाते हैं जिन्हें ग्रुप के साथ मिलकर पूरा करना होता है। ये काम क्या होता है उसे अब जरा समझिए, क्योंकि यहीं से फ्रॉड की शुरुआत होती है। टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी दिखने वाली वेबसाइट दिखाता है, जो देखने में बिल्कुल असली लगती है। इसमें अकाउंट बना दिया जाता है। शक इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां क्रिप्टो ट्रेडिंग और ग्राफ नजर आते हैं। टास्क पूरा करने के लिए इसमें पैसे डालने को कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे सदस्य जो असल में स्कैमर्स होते हैं, वो भी पैसे डालने का नकली स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। पैसा डालने के बाद वो वर्चुअल वॉलेट में नजर आता है, जो बढ़ता रहता है। इसलिए किसी को शक नहीं होता। आमतौर पर लोगों को ये तो पता होता है कि क्रिप्टो खरीदकर और बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे होती है, इसके बारे में लोग नहीं जानते। इसलिए उनको झांसे में लेना आसान हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन ऑप्शंस देता है कि 15,000 देने पर 16,000 या 40,000 देने पर 48,000 का प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग के लिए बस कुछ सेकंड्स का ही समय है, ये बताकर दबाव बनाया जाता है। इस दौरान ग्रुप के दूसरे लोग पैसे डाल रहे होते हैं, इसलिए कोई भी झांसे में आकर बताए गए खाते में रकम दे देता है। इस पूरे फ्रॉड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें शामिल होने वाले को लगता है कि ये पूरा काम क्रिप्टो ट्रेडिंग का है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। लोग कुछ हजार से लेकर लाखों रुपए भेज देते हैं, लेकिन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में वापस मांगने पर देने से इनकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अभी और टास्क पूरा करना है, बल्कि धमकाया जाता है कि अगर और पैसे नहीं डाले तो उनका पैसा फ्रीज हो जाएगा। इसलिए कई बार लोग कर्ज लेकर पैसे डालते हैं, लेकिन पैसा फिर भी नहीं मिलता। स्कैमर्स टेलीग्राम ग्रुप चैट्स डिलीट कर देते हैं और लापता हो जाते हैं। हाथ मलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसी ठगी, ऐसी लूट आपके साथ ना हो, इसलिए वर्क फ्रॉम होम वाले ऑफर से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी साल जनवरी में पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम स्कैम करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि ये स्कैम काफी सोफिस्टिकेटेड है और इसमें शामिल ज्यादातर लोग काफी पढ़े लिखे हैं और इसलिए इनको पकड़ पाना एक चुनौती है। बहरहाल इस स्कैम से बचने के उपायों पर हमने साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से बातचीत की। घर से काम करने का आराम अभी तक लोगों के मन में है और वो ऐसी जॉब्स ढूंढते रहते हैं जहां उन्हें घर से काम करने को भी मिले और अच्छी तनख्वाह भी मिले। इसी का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी लगातार लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके और लिंक्स भेजकर उनको घर से अच्छा काम दिलवाने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। लिंक्स भेजकर उनके फोन को हैक करके साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के माध्यम से उनके अकाउंट, निजी जानकारी, फोटो और वीडियो को चुरा रहे हैं और लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए, घर बैठे काम पाने के लिए साइबर क्रिमिनल्स के शिकार हो जा रहे हैं। जब भी कभी आपको घर बैठे काम करने का ऑफर देने वाले मैसेज आए, सबसे पहले उस कंपनी की वेबसाइट को ढूंढें और देखें क्या वाकई में वो किसी प्रकार का व्यापार करती है, क्या वो प्रतिष्ठित कंपनी है, क्या उनकी वेबसाइट में HTTPS है, क्या उनका कोई लैंडलाइन नंबर है।
अगर नहीं तो सावधान हो जाएं। अगर व्हाट्सएप मैसेज के साथ आपको एक लिंक भेजकर अपनी जानकारी साझा करने के लिए आधार कार्ड या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है या दूर दराज की एमएनसी कंपनीज में नौकरी घर बैठे दिलवाने के लिए मोटी रकम की मांग की जा रही है, तो आप साइबर क्रिमिनल से तुरंत सावधान हो जाएं। कोई पैसा ना दें, अपनी जानकारी भी शेयर ना करें और हमेशा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या वो जेन्युइन कंपनी है और उस पर दिए हुए लैंडलाइन नंबर पर ही वहां एचआर से संपर्क अवश्य करें। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सीधे न्यूज एक्सप्रेस वे पर आपको लिए चलते हैं, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर को पहले एम्स अस्पताल का तोहफा दिया। उन्होंने असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने वहां एक रोड शो भी निकाला। इस दौरान स्टेडियम में कई कलाकारों ने पीएम का लोक संस्कृति के अंदाज में स्वागत किया। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत की विशेषता यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजारों सालों से हर भारतवासी को जोड़ती आई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया। दोपहर में कुछ ट्रकों में भरकर उनका सामान दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हाल ही में उन्हें मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली थी, लेकिन इस वजह से उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई थी। वो केरल के वायनाड की लोकसभा सीट से सांसद थे। ये सदस्यता जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को 24 अप्रैल तक 12 तुगलक लेन वाला अपना सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था। माफिया अतीक अहमद के गुनाहों को खंगालने के लिए एटीएस भी जुट गई। ये मामला पाकिस्तानी हथियारों की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन को लेकर एटीएस पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए अतीक के साथ साथ भाई अशरफ से भी सबूत खंगाले जाएंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक ने अपने बेटे असद को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से मदद मांगी थी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। अपने दौरे में शाह ने बीरभूम में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो पूरे देश का दौरा करेंगे। वहीं विपक्षी एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि सभी दलों से बातचीत हो गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मास्क जरूरी कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने यहां कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये आदेश जारी किया। हालांकि मास्क न पहनने पर कोई चालान नहीं काटा जाएगा। वहीं सार्वजनिक जगहों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और दफ्तरों में एंटी पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के किसी तरह के भी लक्षण आने पर अस्पताल में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हैदराबाद में उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये देश में अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका अनावरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। देश भर में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गुरुद्वारों में मत्था टेकने पहुंचे। इस खास मौके पर पंजाब समेत कई जगहों पर गुरुद्वारों को भी सजाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां के नववर्ष पोइला बोईशाख पर पूजा की। सीएम ने इस खास मौके पर मंदिर में काफी समय बिताया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया जेल में है और अब सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेज दिया है। शराब घोटाले में उनसे 16 अप्रैल को 11 बजे सवाल जवाब होंगे। केजरीवाल को सीबीआई का समन मिलते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। दिल्ली में अगला नंबर आ गया क्या? आज की सियासत में सबसे बड़ा सवाल है, केजरीवाल पर शिकंजा कसने वाला है। ये चर्चा तो तभी से गर्म है जब से सिसोदिया हिरासत में लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी और आम आदमी पार्टी को आशंका। चर्चा थी कि देर सवेर शराब घोटाले की जांच के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आएंगे और ऐसा ही हुआ।
16 अप्रैल यानी रविवार को सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए केजरीवाल को समन मिल गया और मिलते ही दोनों पक्षों ने कहा, हमें तो पहले से मालूम था। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। देखिए, हमारा पहले दिन से यह मानना है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति में घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का, उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं और एक ना एक दिन तो उनको जाना ही था। अगर जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया है तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस जांच की आंच में अरविंद केजरीवाल जरूर गर्मी बर्दाश्त करेंगे। शराब घोटाले में सिसोदिया की जांच सीबीआई के साथ ईडी भी कर रही है। आरोप है कि नीतियों में बदलाव कर राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया और कारोबारियों को फायदा देकर पैसे लिए गए। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई के पास जरूरी सबूत हैं। चर्चा है कि सिसोदिया के फैसले में केजरीवाल की भागीदारी की जांच होनी है और इसी सिलसिले में उनसे सवाल होने हैं। कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफर होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहां पर जाएगा, किसके पास जाएगा, कौन से इलेक्शन में कितना पैसा यूज होगा। ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल के बिना इस पार्टी में और कोई नहीं दे सकता है। तो अरविंद केजरीवाल का कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन जरूर होगा। अब इत्तेफाक देखिए कि अंबेडकर जयंती के दिन उनको याद करते हुए जब केजरीवाल सिसोदिया की तारीफ कर रहे थे और बीजेपी पर हमलावर थे, उसी वक्त उनको भ्रष्टाचार के मामले में जांच का नोटिस मिला। ऐसे सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये देश के दुश्मन हैं। जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन हैं। अब इस पूरे मामले को सियासी एंगल से भी समझ लीजिए। शराब घोटाले में अगर केजरीवाल पर शिकंजा कसता है तो आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि धूमिल होगी। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में पैर पसारने की मुहिम में जुटी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल विपक्षी एकता के अहम सूत्रधार रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले से उनका कनेक्शन इसमें रुकावट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी ने तय समय से पहले ही अपना बंगला खाली कर दिया। आज शाम 12 तुगलक लेन से उनका सामान 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी के आवास में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि 20 अप्रैल को सूरत की अदालत मानहानि मामले में फैसला सुना सकती है, लेकिन फैसले से पहले ही राहुल ने बंगला छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि इसके भी सियासी माने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना घर खाली कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग तुगलक लेन पर हैं। ये कॉर्नर का जो बंगलो है ये उन्हीं का है और वहां जो आपको ट्रक खड़ा दिख रहा है उसी में पैकिंग चल रही है। यहां से कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक वो 10 जनपद जा रहे हैं। 10 जनपद वही सोनिया गांधी का रेजिडेंस, जहां पर अब यहां से वो शिफ्ट होंगे। अभी तक उनके लिए बंगलो डिसाइड नहीं हो पाया है। जो वीवीआईपी स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो एक बंगलो के लिए जो वीवीआईपी पर्सन राहुल गांधी जैसे हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। उसी की वजह से फिलहाल वो अपनी मां के साथ सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। वहीं पर ये सारा सामान लेकर के जा रहे हैं। 22 अप्रैल आखिरी जो अल्टीमेटम वाली तारीख थी, आखिरी जो डेट थी वो 22 अप्रैल की थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी ही यहां से अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट में सुनवाई है और कांग्रेस इस उम्मीद में है कि उनके फेवर में फैसला आएगा। दूसरा ये कि यदि उनके फेवर में फैसला आता है तो उसके पहले ये जो शिफ्टिंग हो रही है इससे एक बड़ा मैसेज भी दिया जाएगा और कांग्रेस वापस से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश करेगी। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
शुक्रवार को सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना 480 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 61,780 रुपए दर्ज किया गया। इससे पहले कारोबारी सत्र में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 61,300 रुपए थी। चांदी में भी 410 रुपए का उछाल दिखा। 1 किलो चांदी का भाव 77,580 रुपए रहा। 1 मई से टाटा मोटर्स अपनी कारों के सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ा रही है। खबरें हैं कि ये बढ़ोतरी 0.6% तक है। कंपनी अपने कार मॉडल्स पर 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए बढ़ा सकती है। इनमें डीजल और पेट्रोल दोनों तरह के मॉडल्स शामिल होंगे। कीमतों में इजाफा कारों के एक्स शोरूम प्राइस पर होगा। 2023 में ये तीसरी बार है जब कंपनी कारों की कीमत बढ़ा रही। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शुक्रवार को कहा कि देश में मक्खन जैसी डेयरी उत्पादों का आयात नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों की सप्लाई बढ़ाने के लिए बड़े और घरेलू सेक्टर्स की मदद लेगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। RBI के मुताबिक 7 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में ये मुद्रा भंडार 6.3 अरब डॉलर से 585 अरब डॉलर पहुंच गया। इस वृद्धि के साथ ही पिछले 2 हफ्ते से जारी गिरावट पर ब्रेक लगा। बता दें कि पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 32.9 करोड़ डॉलर घटकर 578.42 अरब डॉलर रहा था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज करते हैं प्रगति के रास्ते पर बढ़ते उत्तर पूर्वी राज्य असम की बात, जिसके लिए 14 अप्रैल का दिन दोहरी खुशी और गर्व करने वाला रहा। दरअसल यहां 11,000 से ज्यादा लोक कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को कई सौगातें दी, जो यकीनन इस राज्य के सतत विकास की झलक दिखाने के लिए काफी है। ये देश की संस्कृति की प्रगति है, नए भारत की रफ्तार है। बसंत प्रकृति और उर्वरता के मौसम का जश्न मनाने का मौका है। रंग बिरंगे परिधान पहन तीज त्योहारों पर गर्व करने का दिन है। और देश के चहुमुखी विकास को निरंतर बढ़ाने का प्रण है। चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए आज 3 मेडिकल कॉलेजेस को अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ। असम के लोगों के लिए 14 अप्रैल का दिन खास रहा। वैसे तो रोंगाली बिहू और बोहाग बिहू के नाम से मशहूर ये पर्व 20 अप्रैल को समाप्त होगा, लेकिन शुक्रवार को इस उत्सव में रंगे असम के लोगों के लिए वो पल भी आया जब उन्होंने गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में असम की पहचान लोक नृत्य बिहू का इतिहास रचते देखा। 11,000 से ज्यादा लोक कलाकारों ने बिहू नृत्य किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में परफॉर्मेंस का न केवल नया रिकॉर्ड दर्ज कराया, बल्कि विश्व पटल पर अपनी छाप भी छोड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। असमिया होके, असम का होके एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है इस वक्त। असम का बिहू हमारा उत्सव, जातीय उत्सव, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी जस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड करके हो चुका है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार, अभी तो असम में पहली बार हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो फिर डेफिनेटली अच्छा ही लगा हम लोग को बहुत ज्यादा। नाचने से मेरा ही गुज़ुम खड़े हो गए थे, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसका एक पार्ट होके मुझे मतलब असम का हिस्टोरिक मोमेंट है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
असम के बाशिंदों के लिए 14 अप्रैल का दिन दोहरी खुशी भी लेकर आया। एक तरफ बिहू नृत्य इतिहास रच रहा था, तो साथ ही असम के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रदेश के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 1120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गुवाहाटी एम्स का लोकार्पण किया, जिसकी आधारशिला उन्होंने मई 2017 में रखी थी। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। ये असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के ले आता है। शिलान्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकार्पण के समय भी आपका प्यार बढ़ चढ़ करके, और वो भी बिहू के पवित्र समय, यहां मुझे आने का अवसर मिल गया। असम के विकास की रफ्तार यही नहीं थमी। पीएम ने गुवाहाटी से ही वर्चुअली 3 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी किया। इनमें नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित किए गए। प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते असम को देश के प्रधानमंत्री ने एक और सौगात दी। असम कॉप नाम की एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी उन्होंने लॉन्च की, जो राज्य पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाई गई। कुल मिलाकर एक तरफ जहां 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने गौरवशाली संस्कृति दिखाते हुए बिहू नृत्य का रिकॉर्ड कायम किया, तो वहीं इसी दिन उन्नति के रास्ते पर बढ़ते विकासशील असम की झलक दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश के उस सारस से जुड़ा है जिसे उसके इंसानी दोस्त मोहम्मद आरिफ से अलग कर कानपुर के चिड़ियाघर में एक पिंजरे में रख दिया गया। करीब 1 महीने बाद जब आरिफ कानपुर के चिड़ियाघर में बंद सारस को देखने गया तो उसे देख सारस की तड़प दिल दहला देने वाली थी। वो बाहर आने के लिए काफी बेताब नजर आया। आरिफ की सारस को देखकर भावुक हो गए। आरिफ और सारस की मुलाकात का ये वीडियो देख फिर ये मांग उठी है कि सारस को आरिफ के साथ ही रहने दिया जाए। जानवरों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था पेटा इंडिया ने भी सारस को आजाद करने की मांग उठाई है। पेटा इंडिया ने यूपी के वन विभाग को एक ट्वीट में टैग करते हुए विनती की कि कृपया इस सारस को वापस उस जगह पर छोड़ दे जहां से इसे लाया गया। पेटा इंडिया ने कहा कि जंगली पक्षी को पिंजरे में रखना संरक्षण नहीं है। पक्षी की जान बचाने वाले किसान को देखने पर सारस की प्रतिक्रिया दिल तोड़ने वाली रही। सारस और आरिफ की दोस्ती इसी साल फरवरी में तब चर्चा में आई थी जब यूपी के अमेठी इलाके में दोनों एक साथ घूमने फिरने के लिए निकले थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। आरिफ को ये सारस से खेत में घायल अवस्था में मिला था, जिसके बाद उसने इसका घर ले जाकर इलाज किया। कुछ महीने साथ बिताने पर सारस और आरिफ की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन मामले की जानकारी होने पर वन विभाग की टीम ने एक्शन लिया और सारस को अपने साथ ले गई। यूपी का राजकीय पक्षी होने की वजह से सारस को घर में पालने की इजाजत नहीं है, इसलिए वन विभाग ने आरिफ के खिलाफ वन जीव संरक्षण कानून का उल्लंघन करने के आरोप में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर आरिफ ने कहा कि उसे एक पक्षी की जान बचाने के लिए कानूनी नोटिस नहीं मिलना चाहिए था। सोशल अड्डा में हमने आरिफ और सारस के मुद्दे पर कानपुर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। सारस का जो एक मुद्दा है बहुत ज्यादा अभी वायरल चल रहा है। हमने देखा हमारे शहर में अखिलेश यादव मिलने भी आए, चिड़ियाघर में भी मिलने गए। इस बारे में जानते हैं, आपकी पूरी नॉलेज? नहीं देखा है साहब, मीडिया में भी उसको देखा है, पढ़ा है, फेसबुक में भी काफी उसमें देखा है। तो आप क्या राय रखते हैं कि जो सारस जो है, जो एक स्टेट बर्ड सरकार बोलती है, क्या उसको छोड़ा जाए कि वापस दिया जाए कि यहाँ पे चिड़ियाघर में रख लिया जाए? देखिए, हमको तो ये देख करके लगता है कि सरकार पे, जैसे उसको जो हमने देखा कि सारस का उस दिन मैंने देखा कि जब उसका वो जिसने उसको ठीक किया था, जब वो घायल था आरिफ,
तो जैसे उसको पूरा अखबार में जो दिया गया था उसको पढ़ा और फेसबुक में भी देखा कि जिस तरीके से उछल रहा था देख करके अपने जिसने उसको ठीक किया, जो उसका जीवन दाता था नया, तो वो जिस तरीके के उसके अंदर तड़प देख रहे थे, तो मुझको लगता है कि उसको मतलब उसके मालिक को दे देना चाहिए। जिसके देखे छू गए, क्योंकि आरिफ की आंखों में भी आंसू, उसके आंसू थे। वो जो वीडियो था वो बहुत मार्मिक था कि किस तरीके एक पक्षी, बेजुबान पक्षी जो देख करके बिल्कुल बता रहे थे, अखबार में भी उसको देखा कि वो कई दिनों से सुस्त पड़ा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, खाना भी नहीं खा रहा है। अपने मालिक को देख के जिस तरह वो वीडियो में क्लिप देखी थी कि वो डेंगे फैला करके दौड़ रहा है और उछल रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो उसकी वो तड़प जो थी, वो तड़प देख करके लग रहा है कि एक बेजुबान को इस राजनीति में क्यों फंसा रहे हो। मेरे ख्याल से उसको ये बंद रखना चाहिए, क्योंकि कल कोई मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है, कल को कोई वो कहे कि मैं मोर को पालूंगा, मैं मोर को अपने घर में रखूंगा, उसके कहीं चोट लग जाए, उसका ट्रीटमेंट कर दे, ट्रीटमेंट करने के बाद कहेगा मेरे बच्चे खेलेंगे उससे, या मैं उसको घर में रखूंगा, तो ये तो हर आदमी इसी तरह करता रहेगा ना भाई। तो आपको लगता है दुरुपयोग हो सकता है? दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उसको जहाँ है वो स्थिति वहाँ सुरक्षित है, गवर्नमेंट की देखरेख में उसको वहीं रहना चाहिए। इस पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारा जिस तरह तड़प रहा है, उसका वीडियो देखने पे जो लग रहा है, उसकी तड़प देख के तो लग रहा है कि इसको आरिफ को दे देना चाहिए। आरिफ उसका काफी ख्याल रखता था, आरिफ के साथ वीडियो देखा भोजन करते हुए उसको, तो अच्छा लगा उसको देख के। पशु और आदमी में प्यार इस तरह का जो देखने को मेरे को आया है, काफी अच्छा लगा मुझमें। इसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। हमारे नज़र में तो जो कानून कहे, जैसे कि ये प्रदेश पक्षी है, तो प्रदेश पक्षी के हिसाब से तो इसको जो कानून कहता है कि किसी को नहीं रखना चाहिए। अब हर चीज़ तो कानून के हिसाब से चलेगी ना, सेंटीमेंट तो बहुत चीज़ों में होता है, पर नियम कायदे कानून भी कोई चीज़ है। तो जो सरकार कर रही, सरकार की देखरेख में है, योगी जी का मार्गदर्शन है और ठीक से उसकी देखरेख हो रही, कोई तकलीफ नहीं है। आप जाके पता कर सकते हैं वहाँ पे कानपुर चिड़ियाघर में। तो हमारे हिसाब से तो जो नियम है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर मध्य प्रदेश से जुड़ी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब वरिष्ठ नागरिक मुफ्त में हवाई यात्रा भी कर सकेंगे। योजना के तहत 21 मई से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में हवाई जहाज के जरिए भी तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। शिवराज सरकार ने जून 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाती है। अभी तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेन के जरिए तीर्थ स्थलों तक ले जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसमें हवाई यात्रा को भी जोड़ दिया गया है। शिवराज सरकार ने यह सुविधा चुनावी साल में 21 मई से 19 जुलाई तक शुरू की है। इसी साल के आखिर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। योजना में जोड़ी गई नई सुविधा के तहत 52 जिलों में से 25 जिलों के लाभार्थियों को हवाई यात्रा के लिए चुना जाएगा। आईआरसीटीसी की मदद से लाभार्थियों को हवाई जहाज से प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगासागर तीर्थ स्थानों पर मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। हर जिले से 33 सीटें रिजर्व होंगी। 32 सीटें योजना के लाभार्थियों के लिए होंगी, जबकि एक सीट साथ में चलने वाले स्कॉट ऑफिसर के लिए होगी। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र 65 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए और आय कर दाता नहीं होना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत अगर हर जिले में तय सीटों से ज्यादा आवेदन मिलते हैं तो फिर लॉटरी सिस्टम के जरिए लाभार्थियों को चुना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में पूछताछ हुई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछताछ की गई। ये पूछताछ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स की ओर से लगाए गए जालसाजी के आरोपों पर हुई। ट्रंप और उनके 3 बच्चों पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को कई साल तक अपनी संपत्ति की गलत जानकारी दी, जबकि ये आय से काफी ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ट्रंप ने बेबाकी से अपने जवाब दिए। हालांकि सवाल जवाब सार्वजनिक नहीं किए गए। ट्रंप ने इस केस को मजाक बताया और आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश रची जा रही है। अमेरिका में खुफिया दस्तावेज लीक करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वो वायुसेना से जुड़ा हुआ था। उसकी नियुक्ति साल 2019 में मिलिट्री रिजर्व फोर्स की विंग एयर नेशनल गार्ड में हुई थी। इससे पहले अमेरिका में कुछ सरकारी गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। बताया गया कि ये दस्तावेज वहां के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से जुड़े हुए हैं। ये मामला सामने आने के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया, जिसके बाद FBI समेत दूसरी खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई थी कि आखिर ये दस्तावेज कहां से लीक हुए। कहा जा रहा है कि आरोपी ने एक वीडियो गेम के ग्रुप में इन्हें शेयर कर दिया था।
उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके जरिए उसने दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को फिर चेतावनी दी। बताया गया कि ये मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच गिरी। इस मिसाइल टेस्ट से जुड़ी कुछ तस्वीरें खुद उत्तर कोरिया ने जारी की। जापान ने संभावना जताई कि ये मिसाइल हवानसोंग 4-18 है। इस मिसाइल के लॉन्चिंग के दौरान उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी, पत्नी और बहन के साथ मौजूद रहा। अमेरिका की फ्लोरिडा में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। वहां के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बताया गया कि वहां ऐसा तूफान आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एयरपोर्ट, सड़कों और मकानों में बाढ़ का पानी भरा है, जिससे सड़कों पर जाम भी देखने को मिला। साथ ही कई उड़ानों पर असर पड़ा है। कोलंबिया में एक पुल हादसा हुआ। दरअसल नदी पर बना ये लंबा पुल अचानक बीच से ढह गया, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। वहीं कई कारों को नुकसान भी पहुंचा। पिछले कुछ सालों से देश के कई इलाकों में फोन स्नैचिंग के मामले काफी बढ़े हैं। जाहिर है, किसी के साथ अचानक ऐसी वारदात हो जाए तो वो दहशत में आ जाएगा। वहीं आरोपी तो तब तक वारदात कर कहीं दूर भी निकल जा चुका होता है। मगर आज एक ऐसी हिम्मती महिला का जिक्र हम करेंगे जिसने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि आरोपी को पुलिस के हवाले भी किया। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरी कहानी। मुंबई के अंधेरी में फोन स्नैचिंग की वारदात हुई। 27 साल की नेजल शुक्ला के साथ ये वाकया हुआ है। नेजल शुक्ला कांदिवली में रहती है। पेशे से नेजल शुक्ला ग्राफिक्स डिजाइनर है। रोज काम के लिए वो अंधेरी जाती हैं। गुरुवार को नेजल रात 8 बजे के आसपास कपासवादी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त बाइक पर आए एक शख्स ने उनके हाथ से फोन छीना और फरार हो गए। अपने साथ अचानक हुई इस घटना से नेजल घबरा गई, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने फोन छीनने वाले का पीछा शुरू कर दिया। पहले ऑटो ड्राइवर की मदद ली, फिर एक बाइक सवार ने नेजल की सहायता की और अंधेरी पुलिस के सहयोग से आरोपी को जुहू से पकड़ा गया। हालांकि इस वारदात के दौरान नेजल शुक्ला को चोट भी आई। वहीं मामले में डीएन नगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन नेजल का मोबाइल अभी तक नहीं मिल पाया है। हाईवे जब चालू हुआ तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो लड़का गया कहाँ। तो उसने भी कहा कि ठीक है चलो पुलिस स्टेशन में आप एक बोलते ना लिख दो कि मिसिंग हुआ है फोन। मैंने बोला ठीक है चलिए। तो मैं उसी के साथ पुलिस स्टेशन जा रही थी तो लेफ्ट साइड से वही लड़का स्कूटी लेकर निकल रहा था। हालांकि उसने अपना रूप थोड़ा बदल लिया था। उसने टोपी पहन ली थी। उसके पहले उसने टोपी नहीं पहनी थी। उसने हाथ मुंह पे एक व्हाइट कलर का बोलते ना कि रुमाल जैसा बांधा था। पर उसको मैंने जो जिसने मेरी हेल्प की मैंने उसको बोला भैया यही वो लड़का है जो मेरा फोन लेकर भागा है। तो उसने बोला अभी मत बोलो, 1 सेकंड रुको। उसका कॉलर पकड़ा, उसको बोला साइड में गाड़ी ले। जब उसने ये बोला कि साइड में गाड़ी ले तो बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। जब उस लड़के ने मुझे देखा तो उसको थोड़ा सा बोलते ना शॉक लगा कि ये तो वही लड़की है जिसका फोन मैं लेकर अभी अभी निकला हूँ। तो उसने गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश की, पर वो जो लड़का था वो अच्छा खासा लड़का था। उसने एकदम मजबूती से पकड़ के रखा था और दोनों गाड़ियों को उस लड़के ने गिरा दिया और गिरा दिया तो वो लड़का हाथ में आ गया। उसकी वजह से थोड़ा चोट भी आई है मेरे पैरों में, बट ठीक है उसको लड़का पकड़ा गया। हम डीएन पुलिस स्टेशन में लेकर गए और इस प्रक्रिया के अंदर उसने 2 बार ये चीज कबूल की। एक बार तो जब उसको 2-3 झापड़ उस लड़के ने मारा तो उसने सामने से बोला हाँ रुको ना रुको देता हूँ। टीम इंडिया को जल्द मिल सकता है चीफ सेलेक्टर। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। खबर है कि अगले सीजन में महिला आईपीएल में काफी बदलाव होगा। इस दौरान ये टूर्नामेंट होम अवे फॉर्मेट में करवाया जा सकता है, यानी जिन टीमों के बीच मुकाबला होगा उनके घरेलू मैदानों पर ही ये मैच होंगे, क्योंकि तीसरे वेन्यू में दर्शक जुटाने में मुश्किल आती है। खबर है कि जून में भारतीय क्रिकेट टीम को मुख्य चयनकर्ता मिल सकता है। बीसीसीआई जून में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ये नियुक्त कर सकती है। हालांकि अभी पूर्व ओपनर शिव सुंदर दास कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकलम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड विवादों में घिरी एक कंपनी के साथ मैकलम के रिश्तों को लेकर जांच कर रही है। इसमें देखा जा रहा है कि क्या ब्रेंडन मैकलम ने भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया।